सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलामुअलैकुम। द स्पेशल रिपोर्ट विद मुदस्सर इकबाल के साथ हाजिर खिदमत है। नाजरीन, शहर कायद के बासियों की एक फिक्रे से जान नहीं छूट पाएगी, लाइट कब आएगी। वसाइल और मसाइल पर बहस जारी रहेगी। इख्तियारात होने ना होने का रोना और कोरोना चलता रहेगा, मगर कराची की जब भी बात आएगी एक ही आवाज समातों से टकराएगी कि लाइट कब आएगी। हम कागजों में तरक्की के सफर पर चलते रहेंगे, हुक्मरान बदलते रहेंगे, अवाम हाथ मलते रहेंगे और कराची की हर बस्ती यही कहती मर जाएगी कि लाइट कब आएगी। अवाम शदीद गर्मी से बिलबिला रहे हैं। अरबाब इख्तियार खुद एहतजाज करते नजर आ रहे हैं। बिजली आ नहीं रही, नर्ख बढ़ते जा रहे हैं। हुकूमत फिर भी कोई तहकीकाती कमेटी बनाएगी, पर सवाल यह है कि लाइट कब आएगी। रोशनियों के शहर में तारीकी का बसेरा है, अंधेरा ही अंधेरा है। के इलेक्ट्रिक जिम्मेदार पर बिल्कुल भी नहीं शर्मसार। पावर डिवीजन का कहना है कि रसद तलब से ज्यादा है, पर अल्लाह जाने के इलेक्ट्रिक का क्या इरादा है। स्कूल बंद हैं, शादी हॉल पर ताले लगे हैं, बाजार शॉपिंग मॉल्स का वक्त भी महदूद कर दिया गया है। इतनी सारी बिजली बचाकर के इलेक्ट्रिक कहां ले जाएगी। सवाल है कि लाइट कब आएगी। वजीर तवानाई ने गुज़िश्ता हुकूमतों पर तनकीद का तेल छिड़क कर ट्वीट की शम्मा रोशन कर दी, मगर सिर्फ ये ट्वीट कराची के जख्मों पर मरहम नहीं रख पाएगी। सवाल है लाइट कब आएगी। अफसोस इस बात का है कि हम नए पाकिस्तान में होकर भी बजाय आगे जाने के पीछे जा रहे हैं। लगता है दुनिया मरीख से कदम रखकर मुश्तरी तक चली जाएगी। हमारी कौम फिर भी यही चिल्लाएगी कि लाइट कब आएगी। कराची वालों का सवाल कि के इलेक्ट्रिक जो इस वक्त सबसे ज्यादा मुनाफा कमाने वाला इदारा है, लाइट नजर नहीं आ रही। के इलेक्ट्रिक के खिलाफ इस वक्त धरने दिए जा रहे हैं, एहतजाज किए जा रहे हैं। के इलेक्ट्रिक के धरने का 5वां दिन यहां हो गया है। गवर्नर सिंध का धरने पर बैठे अरकान असम्बली को फोन, शहरियों की आवाज बनने पर अरकान असम्बली और कारकुनान को खिराज तहसीन भी पेश किया गया। वजीर आजम की हिदायत पर असद उमर कल कराची पहुंच रहे हैं। गवर्नर सिंध के इलेक्ट्रिक से मुतल्लिक कल हतमी फैसला किया जाएगा। कराची के शहरियों को कल खुशखबरी देंगे, ये भी कहना है गवर्नर सिंध का। कराची जहां सबसे ज्यादा रेवेन्यू दिया जाता है, के इलेक्ट्रिक एक प्राइवेट इदारा बन गया, लेकिन इस इदारे की अपनी मनमानियां जारी हैं। राव अफनान हमारे साथ मौजूद हैं, इस वक्त हमारे नुमाइंदे जो इस धरने को कवर भी कर रहे हैं। राव, आगाह कीजिएगा, अपोजिशन हो या फिर हुकूमत या अरकान हो, इतनी ताकतवर है कि इलेक्ट्रिक के उसके खिलाफ एहतजाज करते हुए, धरना देते हुए 5 दिन गुजर गए, लेकिन कराची वालों की सुनवाई नहीं हो रही। जी बिल्कुल मुदस्सिर, ये एक सवाल बिल्कुल आपने अहम किया कि के इलेक्ट्रिक ऐसा लगता है कि रियासत से ज्यादा मजबूत बन गया है। हुक्मरान जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इलेक्ट्रिक के खिलाफ गुज़श्ता 5 रोज से सरापा एहतजाज है। के इलेक्ट्रिक हेड ऑफिस के उन्होंने धरना दे रखा है। गुज़श्ता रोज हमने देखा कि सिंध असेंबली के अंदर अपोजिशन लीडर फिरदौस शमीम नकवी के इलेक्ट्रिक के दरवाजे पे खड़े होकर बार बार अपना तारुफ कराते रहे कि मैं सिंध असेंबली के अंदर अपोजिशन लीडर हूँ, मुझे अंदर जाने दिया जाए। उनके साथ साथ रुकन जमान भी मौजूद थे, सईद आफरीदी भी मौजूद थे, लेकिन उन्हें 15 मिनट इंतजार करना पड़ा कि अंदर से अप्रूवल आएगी तो उन्हें फिर अंदर आने दिया जाएगा। अच्छा, कल 2 बार मुज़ाकरात हुए सिंध असेंबली के अपोजिशन फिरदौस शमीम नकवी की और खुर्रम शेर जमान के साथ साथ, और उसके अंदर जो हमें रुकन सिंध असेंबली बिलाल गफ्फार ने बताया कि उन्होंने के इलेक्ट्रिक इंतजामिया से ये बातचीत की कि आइंदा 3 सालों में वो क्या इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं। तो बज़ाहिर ये लग रहा है कि पीटीआई के इलेक्ट्रिक के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करने जा रही, मामला बातचीत के जरिए हल कर लिया जाएगा। और जबकि वफाकी वजीर असद उमर, उन्हीं के साथ साथ उमर अयूब, सामने खसूसी शहजाद कासिम की सरबराही में गवर्नर हाउस के अंदर एक इजलास होगा जिसके अंदर के इलेक्ट्रिक की कारकर्दगी का जायजा लिया जाएगा और ये देखा जाएगा कि आइंदा 3 सालों में कितनी इन्वेस्टमेंट होनी है। जब इस हवाले से मैंने बिलाल गफ्फार से सवाल किया था कि इलेक्ट्रिक की वजह से, करंट लगने की वजह से कराची में अमवात जिम्मेदार कौन है, क्या क्रिमिनल एक्ट के तहत कोई कार्रवाई की जा सकती है,
तो उन्होंने इससे टाल मटोल से काम लिया, जबकि उनका ये कहना था कि 10 कार्रवाई तो वफाकी हुकूमत की जानिब से किसी भी तरह नजर नहीं आ रही। जितना खुद मुख्तार इदारा है उतना ही अब शुत्र बेमुहार इदारा भी के इलेक्ट्रिक नजर आ रहा है। बहुत शुक्रिया। राव अफनान आगाह कर रहे हैं कि वफाकी हुकूमत वो इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अरकान असम्बली इस वक्त एहतजाज कर रहे हैं। फरदौस शमीम नकवी साहब ने हमें ज्वाइन किया है, अपोजिशन लीडर सिंध असम्बली हैं। बहुत शुक्रिया नकवी साहब आपके वक्त का। सर, आप आज कराची के इलेक्ट्रिक के हवाले से मुसलसल एहतजाज भी कर रहे हैं, आपकी जमात, क्या वजह है कि आपको भी अंदर जाने उस वक्त नहीं दिया जा रहा था? आप तो आवाम की आवाज़ बनकर जा रहे थे, के इलेक्ट्रिक बात ही नहीं सुनना जा रहा? देखिए, जब भी लोग खौफजदा होते हैं और उनको कुछ छुपाना होता है तो वो ऐसे काम करते हैं। हम निडर लोग हैं, हम तो अपने हर तरीके से एहतजाज करेंगे और हमने जाके उनसे बातचीत करनी थी, कर भी ली। जो चीज हम अया करना चाहते थे वो आज अल्हम्दुलिल्लाह के इलेक्ट्रिक को अया करनी पड़ गई कि वो इस शहर की बिजली की जरूरियात पूरा कर लेंगे। उसके लिए जितने हील हुज्जत बहाने वो कर रही थी वो सब जो है वाजे हो चुका है और आज ये वाजे है कि कराची को अगले 2 साल तक लोड शेडिंग कम से कम और बर्दाश्त करनी पड़ेगी। अब ये वफाक। अच्छा नकवी साहब, एक सवाल यहाँ पर है कि आप की जमात की वफाक में हुकूमत है, आप के इलेक्ट्रिक के खिलाफ कार्रवाई नहीं कर सकते हैं, इतनी बेख्तियार हैं कि सिर्फ एहतजाज ही फिर आप भी कर रहे हैं? जी देखिए, इस मुल्क में रूल ऑफ लॉ है जी। रूल ऑफ लॉ में ये एक प्राइवेट कंपनी है, इसके ऊपर 2 रेगुलेटर गवर्नमेंट से इंडिपेंडेंट होता है। ठीक है। एक रेगुलेटर नेपरा है जी, और दूसरा रेगुलेटर जो है सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान जी, SEC। हम इन दोनों रेगुलेटर्स के खिलाफ एहतजाज कर रहे हैं और हम अपने वफाकी वजीर को भी कह रहे हैं कि आपको भी इस पे नजर रखनी चाहिए थी। ये सूरत हाल कभी आनी नहीं चाहिए थी जो यहाँ हुई है। सही। तो चलें अब देखते हैं कि वज़ीर आज़म साहब ने भी अब नोटिस लिया है, हिदायत भी जारी कर दी हैं, कल क्या फैसला इसमें होता है कराची इलेक्ट्रिक। मुझे पूरी उम्मीद है कि एक हफ्ते के अंदर अंदर कोई प्लान दे सकेंगे क्या करना है। ठीक है, बहुत शुक्रिया। फरदौस शमीम नकवी साहब हमारे साथ मौजूद था। एक वादा है, अब उस वादे की कितनी वफा होती है वो नजर आती है, लेकिन एक चीज़ है कि कराची को बिजली दो, ये एक पूरी मुहिम बोल्ड टीवी के एक प्रोग्राम के जरिए चलाई जा रही है जिसको किरण नाज सीनियर एंकर पर्सन वो लेकर चली हैं। उसने न सिर्फ कराची को बिजली दो से पहले आपने वो देखा दुआ मंगी केस का मामला था, उससे पहले ज़ैनब कत्ल केस का मामला था, वो अपने प्रोग्राम्स के जरिए जहां आगाही होती है पूरी एक मुहिम की तरह वो चीज़ें चला रही होती हैं। बोल्ड टीवी का हिस्सा ये खुशकिस्मती हमारे साथ इस वक्त सीनियर एंकर पर्सन मिस किरण नाज मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया किरण। कराची को बिजली दो, आपने अपने प्रोग्राम के जरिए एक नारा, एक आवाज़ मुसलसल आप ये उठा रहे हैं। क्या ये इतना पेचीदा मामला है, आप इसको ज़्यादा कवर भी कर रहे हैं कि ये अभी वफाकी हुकूमत के ही जमात से ताल्लुक़ रखने वाले नकवी साहब कह रहे हैं कि रेगुलेटर्स जो हैं वो उनको खिलाफ हम एहतजाज कर रहे हैं। के इलेक्ट्रिक हमेशा से सब हुकूमतों सब इदारों से ज़्यादा ताकतवरी रहा है और अवाम कराची की है, उन्हीं के लिए मुश्किलात रही हैं। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया सबसे पहले तो आपका, जैसे कि आपने आगाज़ किया कि एक प्रोग्राम के ज़रिए ये कैंपेन हो रही है, तो ये इसमें तमाम लोगों की, पूरे बोल्ड टेलीविज़न की, तमाम पूरे इदारे के जितने भी लोग मौजूद हैं बशमूल आपके, तमाम लोगों की कंट्रीब्यूशन इसमें है कि हम इस कैंपेन को लेकर चल रहे हैं। कराची को बिजली दो, ये एक बड़ा तकलीफ़देह मामला है और मुदस्सिर, क्योंकि आप कराची में रहते हैं, यहाँ पर होते हैं, आप बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं कि कोई आजकल का मामला नहीं है। कराची के शहरियों को हर साल इसी अजियत से गुजरना पड़ता है, इसी तकलीफ से कराची के शहरियों को गुजरना पड़ता है। और मज़े की बात यह है कि जैसे ही गर्मियों का आगाज़ होता है वैसे ही के इलेक्ट्रिक के साथ कोई ना कोई मसला शुरू हो जाता है। यानी कि के इलेक्ट्रिक की छुट्टियां गैरत जो है ना वो छुट्टियों पर चली जाती है। के इलेक्ट्रिक के साथ इस तरह के मामला होते हैं, कभी फर्नेस ऑयल का मामला, कभी गैस का मामला, कभी विफाक नहीं दे रहा, मुख्तलिफ मामला होते हैं। अभी गैस देने की बात हो गई है, पिछली दफा CNG स्टेशन बंद करके इनको देंगे 2 दिन, लेकिन उसके बावजूद भी मैं हैरान होती हूँ कि एक ऐसा इदारा, एक ऐसी प्राइवेट कंपनी जिसके आगे विफाक बेबस होती है, जब विफाक से सवाल किया जाता है, ये इस वक्त इतना प्रेशर है कि असद उमर साहब को भी खड़े होकर फ्लोर पर कहना पड़ गया कि कराची हमारा है।
अब वजीर तवानाई को भी कहना पड़ गया कि हाँ जी 2 साल के अंदर अंदर, क्योंकि उनके पास कैपेसिटी इतनी नहीं है कि उसको रख सकें, तो ग्रिड स्टेशन बनेगा और उसके बाद बिजली फराहम की जाएगी। लेकिन उससे पहले, और न सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, उससे पहले से ये कराची इलेक्ट्रिक का मसला चला आ रहा है। कराची के शहरियों को अजियत पहुंचाई जा रही है। बाप के देखिए, मैं या आप, हम कोई भी चीज़ खरीदते हैं या चलें, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि हमारे पास इतने पैसे मौजूद हैं, लेकिन कराची का जो गरीब आवाम है, आपकी जो बहुत ज़्यादा ज़रूरत की चीज़ होती है, बहुत ज़्यादा कोई नेसेसरी होती है, आप वही चीज़ खरीदते हैं, अपना पेट काट कर भी खरीदते हैं। और कराची का गरीब आवाम बिजली को इसी तरह से खरीदता है, खाता नहीं है वो, लेकिन वो पैसे देकर बिजली खरीद रहा होता है, वो पैसे देकर बिल अपना भर रहा होता है। लेकिन होता क्या है, आप पैसे पूरे चार्ज कर रहे हैं और आपके घर पे बिजली आती नहीं है, और ओवर चार्ज हो रहा है, ओवर बिलिंग हो रही है। लोग परेशान है कि हमारे घर में ना एसी है, ना टीवी है, ना फ्रिज है, ये इतना इतना बिल कहाँ से आ रहा है। कि इलेक्ट्रिक के पास आप जाएं, आपको बिलिंग की किस्तें करके दे देते हैं कि आप ये 12 महीने में भर दें, या आप 14 महीने में भर दें, लेकिन कम नहीं हो सकते। ये मसाइल कराची इलेक्ट्रिक के, मैं हैरान होती हूँ इन बातों पर मुदस्सर, कि इनको नकेल डालने वाला कोई नहीं है। मुख्तलिफ अदवार में, मुख्तलिफ हुकूमतों में के इलेक्ट्रिक के साथ, के इलेक्ट्रिक के मेंबरान के साथ, के इलेक्ट्रिक के CEOs के साथ हुकूमतों के ताल्लुकात जोड़े जाते रहे। इस वक्त कैप्टन के हवाले से, इमरान खान साहब के हवाले से बात हो रही है, तो मैं बार बार खान साहब से ये मुताबिक, आप तब्दीली सरकार है ना सर, आप तब्दीली का कहकर आए। चलिए ठीक है, जिनकी हुकूमत में नहीं हो सका, जो नहीं हो सका वो नहीं हो सका, आपकी हुकूमत में तो तब्दीली सरकार है, कुछ करें सर। के इलेक्ट्रिक का ये मसला, ये कराची को मतलब पता नहीं क्या लावारिस समझा हुआ है। और मुझे ऐसा लगता है कि कराची के शहरी अपने आप को अगर समझते हैं ना कि हम सियासी तौर पर यतीम हैं, तो शायद ये दुरुस्त समझते हैं मुदस्सर। एक मतलब चीज जो कानूनी तौर पर ये कहते हैं कि के इलेक्ट्रिक 2023 तक खुद मुख्तार इदारा है, उसने ऐसे ही कराची में रहना है, वो अपनी मनमानियां करे या ना करे वो एक अलग इशू है। उसके मद्दे मुकाबले आप कोई इदारा नहीं खड़ा कर सकते हैं, किसी को आप नहीं कह सकते कि चलें ये ठेके पे हैं तो आप भी ठेके पे शुरू कर दें। इतने बड़े शहर के लिए एक कंपनी, बिल्कुल इतने बड़े शहर के लिए एक कंपनी है, और वो कंपनी, मैं मुख्तलिफ प्रोग्राम्स में मैं तो बहुत ज्यादा कोशिश कर रही हूँ, और वो कंपनी न सिर्फ कराची बल्कि कराची से तो बलूचिस्तान के लसपेटा जहां पूरे हब तक वो बिजली फराहम कवर कर रही होती है। बिल्कुल, मैं पिछले एक हफ्ते से और उससे पहले से, क्योंकि हम बिजली दो मुहिम का हमने आगाज एक हफ्ता हुआ है, लेकिन उससे पहले से हम के इलेक्ट्रिक पे मुसलसल बात कर रहे हैं, और मैं मुसलसल राब्ता कर रही हूँ, मुसलसल ओपन चैलेंज कर रही हूँ अपने प्लेटफॉर्म से कि भाई आप आएँ, आवाम के सवालों का जवाब दें। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास तो नहीं आ रहे हैं, और मुसलसल कोशिश ये हो रही है कि किसी तरीके से मेरे सवालों का जवाब न दिया जा सके। लेकिन जो मैं मुख्तलिफ प्रोग्राम्स में इनकी के इलेक्ट्रिक की गुफ्तगू सुन रही हूँ, बातें सुन रही हूँ, तो वो माशाल्लाह से ज़्यादा और कुछ कहने के पास मेरे पास कुछ रहता नहीं है। अच्छा, मुदस्सिर जी, मैं लेट मी कंप्लीट सर, मैं आपको ये 2-3 चीज़ें बताना चाह रही थी कि के जो CEO साहब हैं, वो मुख्तलिफ मकामात पर मुख्तलिफ शोज़ में बैठ कर कह रहे होते हैं कि जी कहीं पर भी इस वक्त कराची में एलानिया या गैर एलानिया लोड शेडिंग नहीं हो रही है। उनकी तर्जुमान बैठी होती हैं, वो कहती हैं कि आप लोग के इलेक्ट्रिक को अप्रिशिएट करें, आप हमारा 2009 से लेकर 2020 तक का रिकॉर्ड देखें। जब हमारे पास जब हैंडओवर 2009 में के इलेक्ट्रिक को हुई तो 23% कराची का इलाका होता था जो लोड शेडिंग से मुस्तस्ना होता था। इस वक्त 77% वो एरिया है जो लोड शेडिंग से मुस्तस्ना है, और मैं उन एरियाज का नाम सोच रही होती हूँ, मैं लोगों को फोन करके पूछ रही होती हूँ कि आपका इलाका है जो लोड शेडिंग से मुस्तस्ना है, लेकिन मुदस्सिर मुझे तो नहीं मिल रहा होता। आपका इलाका है वैसे जो लोड शेडिंग से मुस्तस्ना है? 100% जो बिलिंग है वो मेरे इलाके से होती है, लेकिन उसके बावजूद वहां पर लोड शेडिंग होती है। कराची के सबसे पॉश एरियाज हैं जिसे हम डिफेंस या क्लिफ्टन कहते हैं, वहां पर भी लोड शेडिंग हो रही है। हमारे दोस्त बता रहे हैं कि यार लाइट नहीं थी, तो अब ये मामलात हैं। अच्छा, इस वक्त अमजद कायम खानी हमारे साथ मौजूद हैं। अमजद, आप कहां पर मौजूद हैं और यहां लोड शेडिंग की सूरत हाल क्या है? हाँ जी, बिल्कुल के दावों की कलई खुल गई है। शहर भर में अब भी 10 से 12 घंटे की लोड शेडिंग का सिलसिला जारी है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ कोरंगी के इलाके PNT सोसाइटी से मुत्तसल लखनऊ सोसाइटी, जहाँ अब भी जो है बिजली की लोड शेडिंग का सिलसिला जारी है। बिजली के बाद इलाके में गैस का भी बहरान पैदा हो गया है, जबकि पानी की सूरत हाल भी अबतर है। कुछ लोग हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे जान लेंगे कि जी बताइएगा, कोरंगी के अंदर ख़ासकर PNT जो कॉलोनी है, लखनऊ सोसाइटी है, नासिर कॉलोनी है, ये जो मुलेका इलाके हैं, यहाँ बिजली की क्या सूरत हाल है और गैस और पानी की क्या सूरत है? जी बिल्कुल, इधर लखनऊ सोसाइटी के अंदर PNT में बिजली का तो मैं यही कहूँगा कि लोड शेडिंग भरपूर है। कहा जा रहा था कि इलेक्ट्रिक की तरफ से अब लोड शेडिंग में कमी कर दी गई है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। इस वक्त भी लाइट, अभी आप टाइम देख सकते हैं, और जुम्मे का टाइम है करीबन, और
तैयारी करने का टाइम है नमाज़ की, जुम्मे की नमाज़ की तैयारी का, लेकिन कोई लोड शेडिंग में कमी नहीं है। इस वक्त भी लाइट गई हुई है और तकरीबन कोई 10 से 12 घंटे की लोड शेडिंग है इस इलाके में। बिलों में भी कोई कमी नहीं है। अगर बिलों में कोई रीडिंग के अलावा अगर लगकर आ जाता है, और के इलेक्ट्रिक के ऑफिस में कई लोगों की मैंने शिकायत सुनी है कि जाते हैं वहाँ पर बताते हैं कि भाई हमारा इजाफी बिल लग कर आया है, तो वो यही बोलते हैं इस दफ़ा तो ये भरना पड़ेगा, बाद में आपकी कंप्लेन अमजद कायम खानी आगाह कर रहे हैं कोरंगी का इलाका पर 10 से 12 घंटे के लिए बिजली बंद हो रही है और साथ साथ पानी भी नहीं आ रहा है और अब गैस की लोड शेडिंग का भी आगाज हो गया है। और जिस इलाके में खड़े हुए हैं वहां पर कहा जाता है कि 90 to 100% रिकवरी भी होती है बिलिंग की सूरत में, लेकिन किरण ये वो इलाका है जहां पर 10 से 12 घंटे की बिजली बंद हो रही है, तो फिर ऐसे इलाके जहां पर कुंडे वहां तो फिर 24 की बजाय 36 घंटे बिजली नहीं आती। बिल्कुल, और मुझसे एक छोटी सी गलती हो गई। मैं जब आ रही थी कल ही मेरे घर पे बिल आया है और बिल के साथ एक नोटिस आया है बहुत बड़ा सा, और उस नोटिस के अंदर ये सारी चीजें दर्ज है कि आपके इतनी पेमेंट है जो आपने अदा करनी है, और नीचे एक छोटा सा नोट है क्योंकि हम परेशान हो गए कि भाई किस तमाम चीजें क्लियर हैं, ये कैसे के इलेक्ट्रिक ने भेज दिया। तो नीचे लिखा हुआ था एक छोटा सा नोट मुदस्सर कि अगर आपने अपने तमाम ड्यूज को पे किया हुआ है तो इसको इग्नोर कर दें। लेकिन मेरा सवाल के इलेक्ट्रिक से ये है कि आप तो लोगों से टेंशन दे देते हैं उनको अब नोटिस भेज के, लेकिन आपने जो 2009 में मुआहिदा किया था जिसमें माशाल्लाह से पावर प्लांट्स आपने लगाने थे, नए मीटर्स आपने लगाने थे, बिजली की पैदावार को आपने बढ़ाना था, उनमें से एक भी पॉइंट, जो तमाम पॉइंट्स उस मुआहिदे के अंदर थे उसमें से एक भी पॉइंट आज तक पूरा नहीं हुआ है। आपको कहीं दिखाई दिया? इनफैक्ट सारी कॉपर वायर थी जी वो उतार दी, और उसके बाद जो हाल किया है, जो गल कर वो गिर रही हैं तारें, लोगों के ऊपर जिस तरह से गिर रही हैं वो तारें, वो एक और अलग सब्जेक्ट है जिसके ऊपर एक लंबी डिबेट हो सकती है, लंबी बात हो सकती है, जिसपे नेपरा से सवाल किया जा सकता है कि के इलेक्ट्रिक के तमाम लोग मौजूद हैं, वो वीडियोस, वो तकलीफ दे वीडियोस मौजूद हैं, लेकिन के नेपरा ने 19 लोगों की सिर्फ जिम्मेदारी के इलेक्ट्रिक पे डाल के हाथ उठा लिए। इसी तरीके से भी जो डाली उसको भी के इलेक्ट्रिक जो है वो उस पे भी कोई उसमें अभी तक उनके जो लोगों को जुर्माने थे पे करने थे आज तक, इनफैक्ट इस दफा जो हुआ है पिछले 2 दिनों में जो 8 लोगों की वफात हुई है के इलेक्ट्रिक के ये कातिल तारों की वजह से, उनके घर पे के इलेक्ट्रिक की जानिब से एक कॉल तक नहीं गई है। मैं वही अगेन मैं बात करूंगी कि मैं के इलेक्ट्रिक की तर्जुमान की गुफ्तगू सुन रही थी तो वो कह रहे थे कि लोग हमारे शहर में लोग इस तरह से रहते हैं कि उनको सेंस नहीं है कि बारिश हो गई है तो आप मोटर से दूर रहें, बारिश हो रही है तो आप तारों से दूर रहें। अरे आपने तार ऐसे फैलाए हुए हैं शहर में, आपने हाल वो किया हुआ है शहर का, आप लोगों की हिफाजत के लिए पूरे शहर को बंद कर देते, लेकिन उसके बावजूद भी आप लोगों को महफूज नहीं रख सकते। के इलेक्ट्रिक के साथ वही वाली बीमारी है मुदस्सिर जो हमारे तमाम हुक्मरानों के साथ भी होती है, और कराची के तमाम लोगों ने कराची के साथ यही किया है, तो के इलेक्ट्रिक भी उसमें हिस्सा डाल रहा है। और वो बीमारी ये है कि जब चीज़ सर पर पड़ती है ना तब कुछ ना कुछ करने की बातें की जाती हैं। आप नालों की सफाई का मामला देख लीजिए, दीगर मामला देख लीजिए, तो इसी तरह से के इलेक्ट्रिक भी सिर्फ बैठकर बातें बना रहा है। और मेरे एहतजाज का मकसद के इलेक्ट्रिक के हवाले से बात कर रही हैं, बिजली के एक सोशल वर्कर कराची में हैं, उन पर पाबंदी लगवा ली गई थी ज़फ़र अब्बास साहब पर। अब ये दूसरा अगला मरहला होगा कि किरण नाज पर पाबंदी लगाई जाए कि वो प्रोग्राम ना कर सकें, ना किसी सोशल मीडिया पे बात कर सकें के इलेक्ट्रिक के हवाले से। लेकिन के इलेक्ट्रिक के हवाले से जिस तरह किरण नाज पूरी मुहिम लेकर चल रहे हैं, हम उनके साथ पूरी तरह से कराची की आवाज़ बनते रहेंगे। तो अब बात भी कर लेते हैं, इस वक्त नूर अफशां साहिबा के इलेक्ट्रिक की तर्जुमान हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानते हैं मसला असल क्या है, लोड शेडिंग का जिन काबू में क्यों नहीं आ रहा है। हमारे CEO मोनिस अलवी ने आज नेपरा की समात में भी वजाहत की है, लोड मैनेजमेंट सिर्फ़ और सिर्फ तब ही की जा रही है जब बिजली की रसद और तलब के बीच में जो गैप है वो एक हद क्रॉस कर देता है। आपको पता होगा कि आजकल बिजली की डिमांड में बहुत इजाफा हुआ है क्योंकि ह्यूमिडिटी है और हाई टेम्परेचर्स हैं। पीक डिमांड 3500 मेगावाट को क्रॉस कर चुकी है। इस सूरत में जब सप्लाई में किसी किस्म की कमी का सामना करना पड़ता है, जून के महीने में फर्नेस ऑयल की शॉर्टफॉल, नेचुरल गैस की शॉर्टफॉल थी, तो उसकी वजह से जनरेशन कैपेसिटी इम्पैक्ट हुई हुई थी। हमारा अगर आजकल की बात करें तो 60 मेगावाट का शॉर्टफॉल है कैनप से। उसके साथ साथ जब विंड प्रेशर में कमी आती है तो विंड पावर से जो हमें 150 मेगावाट रिसीव होना होता है उसके एवज हमें कम रिसीव होता है। कभी कभार 10 मेगावाट 60 मेगावाट भी रिसीव होता है जब इसमें कमी आती है। तो इस साहिबा
पावर डिवीजन कहता है कि किसी भी तरह की जो है वो कमी नहीं है के इलेक्ट्रिक के पास। साथ ही साथ यहाँ पर शादी हॉल्स बंद हैं, बहुत स्कूल्स बंद हैं, बहुत सारे इदारे अभी तक भी बंद हैं, और फिर बड़ा महदूद वक्त मार्केट्स का कर दिया गया है, तो कंजम्पशन भी उतनी नहीं हो रही है। फिर किस तरह से ये शॉर्टफॉल है? मैं बात फैक्ट्स और नंबर्स पे करूंगी। कराची की आम तौर पे डिमांड 3000 से 3200 मेगावाट के बीच में रहती है। अच्छा। और हमारी सप्लाईज भी इस डिमांड को मीट करती हैं। सिर्फ जब पीक डिमांड होती है, जो कराची की आजकल 3500 मेगावाट को पार कर चुकी है, तब लोड मैनेजमेंट की ज़रूरत होती है, जो कि मुस्तस्ना इलाकों और इंडस्ट्रीज़ पे की जाती है। और ये भी समझने की ज़रूरत है कि लोड मैनेजमेंट लोड शेडिंग से बिल्कुल फ़र्क है। लोड शेडिंग का ताल्लुक सिर्फ़ और सिर्फ बिजली चोरी से है, और लोड शेडिंग सिर्फ उन इलाकों में की जाती है जहां बिजली चोरी। अच्छा, नूर अफशर साहब आएगा, उस पर हम बात करते हैं मजीद, लेकिन यहाँ पर हमें एक ब्रेक लेना है। ब्रेक के बाद वापस आएंगे और सवाल यही है कि कराची को बिजली कब दी जाएगी। ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद आपको खुश आमदीद कहते हैं। के इलेक्ट्रिक के हवाले से हम बात करें। नूर अफशर साहबा हमारे साथ मौजूद हैं, किरण नाज सीनियर एंकर पर्सन भी हमारे साथ हैं। नूर अफशर साहबा, जो सियासी जमातें हैं आप पर वो इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि आप किसी तरह भी जवाब नहीं देते हैं, आप अपनी मनमानियां कर रहे हैं। के इलेक्ट्रिक एक पब्लिक लिस्टेड कंपनी है। हमारी हर साल एनुअल रिपोर्ट्स शाया होती हैं। कंपनी के फैक्चुअल पोजीशन हर साल डिस्क्लोज़ होती है। इसके साथ साथ हम एक रेगुलेटेड सेक्टर में ऑपरेट करते हैं और नेपरा हमारा रेगुलेटर है। इसके साथ साथ हम वज़ारत तवानाई के साथ बहुत क्लोज कोऑर्डिनेशन में रहते हैं, और हमारे जो प्रोजेक्ट्स होते हैं, हमारा जो टैरिफ होता है, और हमारी जो दीगर डिसीजंस होती हैं जो हमारे ऑपरेशंस को इम्पैक्ट करती हैं, हमारे रेगुलेटर। ठीक है, नूर अफशर साहबा हमारे साथ आप मौजूद थी। अब देख रहे हैं ये विफाक ने वादा कर लिया है कि इलेक्ट्रिक, आप कहते हैं कि जी वो एक पब्लिक कंपनी है। बहरहाल कराची वालों को बिजली नहीं मिल रही है। किरण, मैं आखिर में आपसे कि ये वज़ीर आज़म साहब के नोटिस के हवाले से कल से बहुत ज़्यादा बात होती है। जिस चीज़ का नोटिस देते हैं वो चीज़ नापैद हो जाती है और बड़ा ख़तरा हो जाता है। कहीं ये तो नहीं है कि जो आप कह नहीं कराची को बिजली दो वो बिल्कुल ही कहीं गायब हो जाए, और अब जहाँ 2 घंटे की लोड शेडिंग है वहाँ फिर 12 घंटे पहुँच जाए। अल्लाह रहम करे और अल्लाह खैर करे। वैसे ये एक अजीब मिथ शायद बन गई है खान साहब के लिए, तो मेरी कोशिश होगी और मेरी दुआ होगी और मेरा मुतालबा होगा कि खान साहब प्लीज़ इस मिथ के साथ कोशिश कीजिएगा कि हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए और चेंज हो जाए, क्योंकि हम अब जब तक ये एहतजाज जारी रहेगा कि जब तक ये बिजली कराची को मिल नहीं जाती। और बात उन्होंने वज़ीर आज़म साहब ने जो कहा गवर्नर साहब को कि वो मुलाकात करें कि इलेक्ट्रिक के नुमाइंदेगान से, तो मेरे लिए असद उमर साहब को कहा है उन्होंने, बाकी 2 मजीद मेंबरान को कहा है। तो इसके अलावा सबसे इम्पॉर्टेंट बात तो ये थी कि वो वज़ीर तवानाई जिन्होंने पहले हाथ उठा लिए थे कि जी हम कराची के मामले में नहीं कर सकते कुछ भी, या हम बिजली का फराहम नहीं कर सकते, वज़ीर आज़म को चाहिए था कि उनको कहते कि वज़ीर तवानाई उमर अयूब साहब वो कराची आते, वो इलेक्ट्रिक के लोगों से मुलाकात करते और वो इस मसले का हल निकालते। बहरहाल जो लोग आ रहे हैं, लेट्स सी कि कितना काम होता है आगे। क़यादत से जो बात हो रही है, क़यादत से बात करते हुए भी एहतजाज हो, किसी भी तरीके से मुदस्सिर कुछ भी किसी भी तरीके का आप गेम करें, लेकिन गेम करके आपने इस गेम को उठा के और कराची वालों को बिजली फराहम करनी है, क्योंकि 12 घंटे 16 घंटे और 18 घंटे और इस गर्म तरीन मौसम में कि जब सूरज सवा नेज़े पर है, लोग घरों से बाहर निकल नहीं सकते कोरोना की वजह से, घरों में बैठना बेहद ज़रूरी है। मतलब मेरे जहन में 2016 की वो वाक़यात याद आ जाते हैं जब हीट स्ट्रोक हुआ था और सिर्फ कराची में इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी, जिसकी वजह से 40 लोग इस वजह से अमवात का शिकार हो गए थे कि घरों में बिजली नहीं थी, शदीद गर्मी थी। उसके बाद सर्द खानों में लोगों को रखना पड़ा था, मैयतों को रखना पड़ा था कि घरों में बिजली नहीं है, मैयतें ख़राब हो रही थी, सड़ रही थी। तो वहाँ से ये जुल्म, और उससे पहले से ये जुल्म शुरू हुआ है जो मुसलसल चलता आ रहा है, अब इस जुल्म की हद हो गई है। के इलेक्ट्रिक तो कहते हैं हम बिल्कुल ठीक
काम कर रहे हैं और हमारा शुक्रगुजार होना चाहिए कराची वालों को, अप्रिशिएट करना चाहिए। किरण नाज, आप कब तक ये मुहिम जारी रखेंगी कि कराची को बिजली दो? जब तक कराची वाले, जिस तरह से मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कराची वालों का, और ये बेसिकली आप लोगों की आवाज़ है जो बोल्ड टीवी यहाँ पर बैठकर ये आवाज़, ये सदा उठा रहा है। तो सोशल मीडिया पर जिस तरह का रिएक्शन मुझे कराची वालों का मिल रहा है, न सिर्फ कराची वालों का बल्कि पूरे पाकिस्तान के लोगों का रिएक्शन मिल रहा है, और लोग कह रहे हैं कि आप हमारे लिए भी आवाज़ उठाएं, हमारे शहरों में भी यही मसाइल हैं इलेक्ट्रिसिटी के हवाले से। लेकिन कराची के लोगों की मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ, और जब तक ये लोग आवाज़ उठाते रहेंगे, जब तक बताते रहेंगे कि ओवर बिलिंग के खात्मे का के इलेक्ट्रिक जब तक यकीन नहीं दिलाती, या जब तक के इलेक्ट्रिक में गैर ऐलानिया लोड शेडिंग बंद नहीं हो जाती, इसका यकीन नहीं दिला देती, आ नहीं जाती मेरे प्रोग्राम में, तब तक कम से कम ये मुहिम कराची को बिजली दो इंशाल्लाह इसी तरह से जारी रहेगी। तो जो अब देखना यह कि ये मुहिम बड़ी लंबी हो जाए, के इलेक्ट्रिक के कान पर जून तक नहीं रिंगती। वज़ीर आज़म साहब ने जो नोटिस दिया है उस नोटिस के बाद देखते हैं कि क्या होता है। बहुत शुक्रिया किरण नाज, आप हमारे प्रोग्राम का हिस्सा हुई। आगे बढ़ेंगे और अब कुछ हैं तालीमी मामलात के हवाले से। और कोरोना में ये फैसला कर लिया गया कि 15 सितंबर के बाद से तालीमी इदारे खोले जाएंगे। वज़ीर तालीम सिंध सईद गनी साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया सईद गनी साहब आपके वक्त का। सर, ये फैसला तो हो गया कि तालीमी इदारे खोले जाएंगे, अगर खुदा न खास्ता इस पर केसेस की तादाद बढ़ती है तो फिर क्या फैसला होगा? देखिए, जो 15 सितंबर की डेट दी गई है वो मशरूत है, और 15 सितंबर से पहले भी हमारी 2 मीटिंग्स होनी हैं, और उन मीटिंग्स का बुनियादी मकसद भी होगा कि उस वक्त के हालात को हम देखें कि क्या हालात इस काबिल हो गए हैं कि हम 15 सितंबर को स्कूल खोल सकें। अगर खुदा न खास्ता हालात ख़राब हुए तो फिर शायद 15 सितंबर को भी स्कूल खोलना मुमकिन नहीं होगा, लेकिन अगर अल्लाह ने करम किया और हालात बेहतर हो गए। ठीक, अच्छा सईद गनी, मैं आपसे जानना चाहूँगा यकसा निज़ाम तालीम के हवाले से बच्चों तारीख़ में हीरोज़ कौन कौन है, ये एक पूरी लंबी डिबेट है। तो ये इख्तलाफात फिर कैसे दूर होंगे अगर यकसा निज़ाम तालीम तमाम सूबों के दरमियान एक ही हो गया? देखिए, 18th अमेंडमेंट के बाद निसाब सूबों का इख्तियार है, और सूबा सिंध की हुकूमत ने नया निसाब डेवलप करने पे बहुत ज़्यादा काम किया है। 2006 में भी एक नेशनल कैरिकुलम बनाया गया था, हमने उसी को बुनियाद बनाते हुए उसमें मज़ीद बेहतरी की है। जो वफाकी हुकूमत की ख्वाहिश है उसूली तौर पर हमें उससे नहीं है, लेकिन पहली बुनियादी चीज़ ये है कि अगर किसी नेशनल कैरिकुलम पे इत्तफाक हो भी जाए तो उसको नोटिफाई करने का इख्तियार सूबों के पास ही होगा। वफाकी हुकूमत पूरे मुल्क में कोई भी कैरिकुलम नाफिज नहीं कर सकती, नंबर 1। दूसरी बात यह है कि अगर सूबा सिंध की हुकूमत ने नया निसाब डेवलप किया है और हम ये समझते हैं कि ये बाकियों से बेहतर है, तो फिर एक रास्ता ये भी है कि जो चीज़ें मुश्तरक हैं अभी भी तमाम सूबों में, उस पर तो कोई इशू नहीं है, वो हो सकती हैं, लेकिन अगर कहीं थोड़ा सा फ़र्क है तो वो फिर देख लिया जाए कि अगर सूबा सिंध का जो फ़र्क है बाकियों से, अगर वो बेहतर है तो फिर हमारी ख्वाहिश ये होगी कि बाकी सूबे हमारे निसाब को अडॉप्ट कर लें, या अगर किसी और सूबे का ज़्यादा बेहतर होगा तो फिर हम कोशिश करेंगे हम उसको अडॉप्ट कर लें। तो बुनियादी तौर पर इसमें हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है कि पूरे मुल्क में अगर यकसा निसाब हो, लेकिन उसके साथ साथ इस बात को मद्देनज़र रखना ज़रूरी है कि एक कि ये सूबों का इख्तियार है, दूसरा ये कि अगर किसी सूबे ने बेहतर काम किया हुआ है निसाब पर तो उसको बजाय ज़ाया करने के उसको फेंकने के। अच्छा सईद गनी साहब, अभी तक तो ये कहा जाता रहा है कि निसाब बनाना सूबों का काम है, वफाक कुछ स्टैंडर्ड सेट कर सकता है, उसको मद्देनज़र रखकर वो किया जा सकता है, लेकिन अब फिर मामला ये है कि वफाक इस दौरे हुकूमत में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने उन्होंने कहा कि वफाक की जिम्मेदारी है कि वो तालीमी निज़ाम के लिए निसाब बनाए। नहीं, हमें अभी तक उन्होंने ये नहीं कहा कि ये सूबों का इख्तियार नहीं है। और दूसरी चीज़ में मैं करेक्ट कर दूं कि जो आप स्टैंडर्ड्स की बात कर रहे हैं वो भी हायर एजुकेशन की हद तक है, उसके अलावा जो स्टैंडर्ड्स हैं वो भी सूबों की ही जिम्मेदारी है। तो अगर मैं फिर कह रहा हूँ कि हम अगर कोई एक अच्छी चीज़ हो सकती है पूरे मुल्क में तो हमें उस पर कोई इशू नहीं है, लेकिन हमारे पास जो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स हैं वो हम गिव अप नहीं करेंगे, उनके अंदर रहते हुए हम कंसेंसस अगर बनेगा तो उसको बना लेंगे। सईद गनी साहब, एक चीज़ मैं आपसे जानना चाहूँगा, सूबे अगर बाहमी राब्ते के साथ तमाम तर चीज़ें निसाब बनाने के लिए कोशिश करें तो फिर यहाँ पर जोग्राफियाई तारीख़ी मामलात हैं जो उनमें इख्तलाफ नहीं आएंगे? आप समझते हैं कि किसी के लिए कुछ चीज़ मुख्तलिफ है? मैं उसकी मिसाल दे देता हूँ
कि सिंध में मोहम्मद बिन कासिम के लिए मामलात कुछ और देखे जाते हैं, पंजाब में कुछ और पढ़ाए जा रहे होते हैं, राजा दाहर का कायद आज़म मोहम्मद अली जना कहाँ पैदा हुए वगैरह वगैरह, ये बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं। तो यकसा निज़ाम तालीम में बिल्कुल मुख्तलिफ एक सोच नहीं बन जाएगी? देखिए, मैं अभी निटी-ग्रिटीज़ में नहीं जाऊँगा। अच्छा। हमारे पास एक कैरिकुलम काउंसिल बनी हुई है जिसमें तमाम स्टेक होल्डर्स और माहिरीन उसका हिस्सा हैं और ये तमाम फैसले वहीं पर होते हैं। तो मैंने जिस तरह पहले आपको कहा कि अगर आज भी बहुत जो तमाम सूबों का जो कैरिकुलम है उसके अंदर कुछ चीज़ें अगर मुश्तरक हैं तो उस पर तो कोई इशू नहीं है, लेकिन अगर कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसमें फ़र्क है तो फिर उसमें तमाम सूबों को देखने की ज़रूरत है। जहाँ का निज़ाम ज़्यादा बेहतर अंदाज में डेवलप हुआ है वो सारे सूबे अडॉप्ट कर लें, तो उसमें अगर किसी और सूबे का होगा तो हम भी अडॉप्ट कर लेंगे, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर हम समझते हैं कि हमारे सूबे ने ज़्यादा काम किया है तो फिर मुनासिब ही होगा कि बाकी सूबे लेकिन सईद गनी साहब, एक चीज़ है कि अब तक सूबे 2006 का जो निसाब है उसी में कुछ तरामीम करके उसी को फॉलो कर रहे हैं, लेकिन 2010 में जब बाकायदा तौर पर 18वीं तरमीम मंजूर होगी उसके बाद सूबों ने अपना निसाब बनाना जो अभी तक नहीं बना सके हैं, तो सूबे इसकी अहलियत नहीं रखते हैं कि अब विफाक कह रहा है कि हम निसाब बनाएंगे? नहीं, मैं एक चीज़ फिर वाज़ेह कर देता हूँ कि 2006 के निसाब को बुनियाद बनाते हुए हमने डेवलपमेंट की है निसाब के अंदर मज़ीद काफ़ी। अच्छा। और ये कहना कि हमने नए जो जदीद तकाज़े हैं उसको फॉलो नहीं किया तो ये गलत है। सिंध हुकूमत ने सिंध में जो निसाब नया हुआ है उसमें जो जदीद तकाज़े हैं उसको बिल्कुल सामने मद्देनज़र रखते हुए किया गया है, और इसीलिए हम कहते हैं कि जब किसी सिंगल नेशनल कैरिकुलम की बात हो तो उसमें जो सूबों ने उस पर काम किया है उसको भी ज़रूर कंसल्ट करना चाहिए। सईद गनी साहब, एक सवाल यहाँ पर बड़ा, एक ही सूबा है वहाँ पर मुख्तलिफ निसाब चल रहे होते हैं, प्राइवेट स्कूल्स जो हैं सिंध के अंदर ही हैं, वो अभी तक सिंध का नजर सानी शुदा जो निसाब बनाया गया उसको फॉलो नहीं कर रहे हैं, वो अपने निसाब के साथ चल रहे हैं, तो फिर ये क्या है? एक तो ये बात बड़ी वाज़ेह है कि सूबा सिंध में जितने तालीमी इदारे हैं वो इस बात के पाबंद हैं कि वो हमारे निसाब को पढ़ाएँ। अगर ये कई चीज़ें हो रही हैं तो उसको हम देख लेंगे, माजी में भी चीज़ें हम करते रहें, और उसको ये खैर इतना कोई वो नहीं है कि इसको वफाक के साथ जो सिंगल नेशनल कैरिकुलम की बात हो रही है उससे जोड़ा जाए। ये सूबाई अपने इख्तियारात हैं, उसको हम रिजॉल्व कर लेंगे। बहुत शुक्रिया वज़ीर सईद गनी साहब हमारे साथ मौजूद थे और आपने वक्त दिया। निसाब के हवाले से अब देखना है कि वफाक जो फैसला कर चुका है वो होगा या कुछ और। हमें यहाँ पर ब्रेक लेना है, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, फिर मजीद बात होगी, हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद आपको खुश आमदीद कहते हैं। एक मामला सबसे अहम इस वक्त पूरी दुनिया में है और वो है कोविड-19 का। कोरोना पाकिस्तान में भी तेज़ी के साथ फैला, लेकिन अब ये कहा जा रहा है कि कोरोना का जोर निस्बतन अब कम है और आज भी जो अब तक 1,49,092 मरीज सेहतयाब हो चुके हैं। 2,43,599 मुकम्मल तौर पर जो नंबर अभी तक है वो है और 5,058 अमवात भी इस मूजी मरज़ के बायस हो चुकी हैं। हम बात करेंगे, डॉक्टर अशरफ निज़ामी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सदर PMA। बहुत शुक्रिया डॉक्टर अशरफ निज़ामी साहब आपके वक्त का। सर, ये अब कहा जा रहा है कि अब निस्बतन इसका जोर टूटा है, ये टेस्ट कम हो रहे हैं या वाकई हमारे पास मरीजों की तादाद कदरे अब कम हो रही हैं, लोग एहतियात कर रहे हैं? मुदस्सिर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। इससे पहले कि हम इससे बात करें, पहले तो मेरी तरफ से दिली तौर पर मुबारकबाद कबूल कीजिएगा कि परवरदिगार ने जो करम किया आप पे। जी बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। मेरी कृष्टि के सवार हुए जिसमें से मैं गुजर के गया और अल्लाह ताला ने रहमत की हमारे ऊपर, हम दोनों भाइयों के ऊपर के अल्लाह ने रखा और मैं दुआ करूं कि परवरदिगार। सर आपको भी सेहत बहुत मुबारक हो, आप भी। बहुत शुक्रिया मुदस्सिर, बड़ी मेहरबानी। अच्छा, ऐसा है देखें मुदस्सिर के ये चीज बड़ी एक अजीब सी लगती है कि जब कोई शख्स वो काम करता है जो उसके तो नहीं करना चाहिए। देयर आर सर्टेन थिंग्स, मैं एक मतलब इसी के ऊपर एक कर रहा हूँ जो आपका क्वेश्चन है कि भी आपने देखा होगा कि कल मीडिया के ऊपर देखा कि अमेरिका के अंदर अगेन एक बहस आई है कि CDC के ऊपर के प्रेसिडेंट ट्रंप ने एक बात की, लेकिन वहाँ के जो इंचार्ज है CDC के ने उसने उसको
रिवर्ट किया कि ऐसी बात नहीं है। दैट इज अबाउट द टेस्टिंग एंड सो ऑन एंड कोविड-19 के बारे में। जी। पाकिस्तान के साथ इसको मैं अप्लाई किया है और शुरू से ही आपको पता है कि हम लोग इसके साथ बात करते रहे हैं कि इटली की बात करते रहे, स्पेन की, इंग्लैंड की, वहाँ के और रवैयों की बात हम जो है वो करना चाहूंगा कि मैं इसके हवाले से आज का ये बयानिया हुकूमत का कहना कि ये कम हो रहा है, देयर शुड बी साइंटिफिक और लॉजिकल बेस्ड स्टेटमेंट की जिसके ऊपर हम कहें कि इस वजह से हम कह रहे हैं कि ये कम हो रहा है। सही। अगर तो आपने पहले कह दिया कि जी हमने टेस्टिंग की, रैंडम टेस्टिंग की और हमें पता चला कि केसेस तो बड़े कम हो गए, माशाअल्लाह मुबारक को बहुत अच्छी बात होगी। परवरदिगार ने रहम किया, वो तो हमेशा ही अल्लाह का रहम है हर सूरत के अंदर। लेकिन कि हमारे मुल्क की हुकूमत की स्ट्रेटेजी थी जो एक अभी मतलब एक नया हमें ढूंढ रहे हैं और कह रहे हैं कि दुनिया उसको प्रोवाइड करके और दुनिया उससे पीछे आ रही है कि ये जो हम जो लॉकडाउन की नई तरह के ऊपर कर रहे हैं स्मार्ट लॉकडाउन, अब दुनिया हमें फॉलो कर रही है और हमें फॉलो कर। ओके, बहुत अच्छी बात होगी कि हमारे बीच मतलब एक पूरा इम्तियाज बन गया कि हमारे मुल्क की तरफ से अगर ऐसी चीज है, ओके ऐसा नहीं है, ऐसी बात नहीं है कि ऐसी है, ऐसा नहीं है। पाकिस्तान के अंदर हम ताकि इस तरह क्वेश्चन के अंदर रहें तो वो गुजारिश की है कि अब हमारी टेस्टिंग कैपेसिटी जो कि अभी हमने 50,000 लाख तक जाना, हमने तो उसको टच ही नहीं किया, उसको हमने टच ही नहीं किया पाकिस्तान के अंदर। मतलब अगर सबको मिल मिला के देखा जाए, फिर हुकूमत की बात हम जब करते हैं तो हमारी नजर में जाहिर है कि सेंट्रल गवर्नमेंट होती है, नॉट दी सिंध गवर्नमेंट के समझा ऐसे जैसा है जैसे कि मतलब वो बड़ी गलत बातें कर रही है। अब सिंध गवर्नमेंट की देखें, उनकी स्टेटमेंट इंटायरली डिफरेंट होती है, वहाँ की वजीर से स्टेटमेंट। अच्छा डॉक्टर साहब, एक चीज़ मैं यहाँ पर एक जानना चाहूँगा, ये जो वेव के मामलात होते हैं, हमने देखा चाइना में बिल्कुल जीरो तक पहुँचे, फिर उसके बाद एक वेव आई कि मरीज़ फिर आ गए, अमेरिका के अंदर, यूरोप के मुख्तलिफ कंट्रीज़ के अंदर, ऑस्ट्रेलिया में भी ये सिचुएशन रही। तो ये 10-12 दिन चीज़ें नीचे जाती हैं, फिर एकदम से केसेस ऊपर आते हैं, ये वेव कैसे बन रही है? देखिए मुदस्सर, ये 100% दुरुस्त है कि अभी तक देखिए ये नई किस्म की वायरस है जिसके बारे में तो हतमी बात कहना ये कबल वक्त है। लेकिन हम दुनिया से सीखते हैं कि दुनिया के अंदर क्या हो रहा है। ऑस्ट्रेलिया के अंदर जो हुआ कि वहाँ उनकी जो मेलबर्न वाली स्टेट है उसका नाम क्या नाम है, अब वहाँ पे उन्होंने स्ट्रिक्ट लॉकडाउन वहाँ पे कर छोड़ा कि सारी की सारी बंद है। एक फ्लाइट जा रही थी वहाँ सिडनी मेलबर्न से, तो उन्होंने उसको वापस कर दिया कि भाई जी ये वापस लेके जो इसके अंदर तो कोविड आपके साथ पहला ले आ जाइए। इसी तरह के यूरोपियन के अंदर भी बहुत से मुबालिक हैं चीजों को ये बंद कर दिया। लेकिन पाकिस्तान में तो आज लाहौर के अंदर 6-7 टाउन हैं, दे हैव टू डू लॉकडाउन। तो हम ये नहीं फिर कह सकते, इसको रूल आउट नहीं कर सकते कि ये जो मामलात हैं, ये मरज़ है, ये कोई कम हो रही है या इसमें ठहराव आ रहा है, चीज़ें इसी तरह से बरकरार है और साइंटिफिकली इन चीज़ों को ज़्यादा देखना चाहिए। बहुत शुक्रिया डॉक्टर अशरफ निज़ामी साहब हमारे साथ मौजूद है, सदर पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन। और लेकिन एक बात है कि अपना ख्याल रखिए उसी तरह से जिस तरह से आप आज से 2 हफ्ते पहले ख्याल रख रहे थे, क्योंकि ये मरज़ अभी तक टला नहीं है। मुदस्सिर इकबाल को इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सा ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।